जिंदगी में एक न एक बार हर किसी को प्यार होता है। शायद आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, पर यह अलग बात है कि उस प्यार का क्या अंत होता है। कभी कभी प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है और दो लोग एक साथ अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्यार अधूरा रह जाता है और मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो सच्चे प्यार के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। वे अपनी पूरी दुनिया को दांव पर लगा देते हैं और इसके लिए बड़े बड़े त्याग करते हैं। फिर भी जब उस प्यार की असलियत सामने आती है तो दिल तक को झकझोर देने वाली सच्चाई सामने आती है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। इसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में प्यार इतना अंधा हो सकता है? विनय प्रताप सिंह, जो 60 साल के थे, एक क्लास 1 ऑफिसर थे। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। उनकी रिटायरमेंट कुछ ही दिनों में होने वाली थी। उनका परिवार बहुत छोटा था। उनकी पत्नी का 10 से 15 साल पहले निधन हो चुका था और उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था। दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में। फिर रिटायरमेंट का दिन आ गया। रिटायर होने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने गांव मंडी, हिमाचल प्रदेश वापस चले गए। कुछ दिन बाद उनका बेटा और बहू उनसे मिलने आए और उन्हें मुंबई चलने के लिए कहा। बेटा कहता है, पापा, अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ अकेले क्या करेंगे? हमारे साथ मुंबई चलिए, वहाँ हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विनय जी कहते हैं, नहीं बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रिश्तेदार और पुराने दोस्त हैं। मैं यहीं अपना बाकी जीवन बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं खुद का ध्यान रख लूंगा। बहुत मनाने के बावजूद विनय जी नहीं मानते और बेटा बहू वापस मुंबई चले जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले अपने गांव में रहने लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना रोज का रूटीन बना लिया था। वह सुबह उठते, फिर मॉर्निंग वॉक पर जाते, पार्क और गार्डन में घूमते, जहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिलते और उनसे बातें करते। फिर वह घर लौटकर नाश्ता करते। पहले तो खुद ही सब काम करते, लेकिन बाद में उन्होंने एक मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो चाहे आप खुद को कितना भी व्यस्त रखें, मन पर असर डाल ही जाता है। विनय प्रताप सिंह भी इस अकेलेपन से जूझने लगे। जो दोस्त उन्हें पार्क में मिलते थे, वे दिन भर साथ नहीं रह सकते थे और घर में अकेले टीवी देखना भी एक समय बाद बोर करने लगता है। यही कुछ विनय जी के साथ भी हो रहा था। फिर भी उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। अब वह उन चीज़ों को करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं की थीं। जब तक विनय जी नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला था कि वह अकेलापन महसूस कर सकें। लेकिन अब जब वह रिटायर हो गए थे, तो धीरे धीरे अकेलापन उन्हें घेरने लगा था। इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाना शुरू किया। उन्होंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया, जहां उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। धीरे धीरे वह अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडियन थी, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही थी। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद विनय जी ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैट करना शुरू कर दिया। का व्यक्ति विदेश में मिले तो उससे बात करना अच्छा लगता है। विनय जी को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। सोनिया ने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद उसकी कोई संपत्ति नहीं बची, इसलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोज घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे से बिना बात किए दिन नहीं बिता पाते थे। यह सिलसिला 15 से 20 दिन तक चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब उन्होंने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया था। एक दिन विनय प्रताप सिंह ने अचानक सोनिया से वीडियो कॉल करने का कहा, क्योंकि वह उसे देखना चाहते थे। सोनिया ने बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर बात करने के लिए हाँ कह दी। जब विनय जी ने सोनिया को वीडियो कॉल पर देखा तो वह देखता ही रह गया। सोनिया बहुत खूबसूरत थी और उसे देखकर विनय जी के अंदर फिर से उमंग जाग गई। वह भूल गए कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। विनय जी सोनिया की तारीफ करते हुए मन ही मन उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और दोनों के बीच उम्र का बड़ा फर्क है। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को खुद में ही दबा लिया। कुछ दिन बाद सोनिया ने विनय जी को बताया कि उसे एक ज़रूरी काम के लिए इंडिया आना है।
विनय जी बहुत खुश हो गए और कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। एक हफ्ते बाद सोनिया की फ्लाइट की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय जी को बताया कि पहले उसे कांगड़ा में कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में मंडी आकर उनसे मिलेगी। विनय जी बेसब्री से सोनिया का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया, मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। विनय जी सोनिया को लेने मंडी गए। जैसे ही उन्होंने सोनिया को देखा, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया उनके पास आई और उन्हें गले से लगा लिया। यह उनके लिए एक नया और बहुत खुशी देने वाला पल था। विनय जी ने सोनिया को अपने घर लाकर लंबी बातें की। सोनिया से बात करते हुए विनय जी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे दोनों जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विनय जी अपने दिल की बात छुपा नहीं पाए और सोनिया से बोले, सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या नहीं, लेकिन मैं अब यह बात तुमसे कहे बिना नहीं रह सकता। तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, यह तुम्हारा फैसला है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं भी स्वीकार करती हो तो भी हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। विनय जी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम सिर्फ 20 साल की हो, लेकिन मुझे ये बात तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर विनय जी के पास आई, उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे और हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। विनय जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है, समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जीने का फैसला करेंगे। दोनों ने एक दूसरे की बातों पर सहमति जताई। उस रात सोनिया विनय जी के साथ बिस्तर पर सोई और उनके बीच शारीरिक संबंध बने। 2 दिन तक सोनिया उनके साथ रही। वे दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। इसके बाद 2 दिन बाद सोनिया दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय जी उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय जी वापस अपने घर लौट आए। विनय प्रताप सिंह और सोनिया के बीच 15 से 20 दिन तक फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज और कॉल्स आना बंद हो गए। विनय जी किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन तक कुछ नहीं हुआ और विनय जी बहुत परेशान हो गए। वह सोच रहे थे कि सोनिया से कैसे संपर्क करें। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर विनय जी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत सोनिया से सवाल पूछे, कहाँ थी, क्या हुआ, क्यों बात नहीं हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसलिए मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विनय जी ने दुख जताया और सोनिया को सांत्वना दी। सोनिया रोते हुए बोली, अब यहाँ मेरे अंकल के अलावा कोई नहीं था और अब मैं अकेली रह गई हूँ। अंकल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। विनय जी ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने कहा, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी मैं उस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय जी ने सहमति दी, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया। विनय जी उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने गए। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे, फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय जी एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद विनय प्रताप सिंह के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। विनय जी ने कॉल रिसीव की और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज़ आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैंने अपने अंकल का और अपना सारा गोल्ड साथ लाया था, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते।
विनय प्रताप ने पूछा। फाइन कितना लगेगा? अधिकारी ने जवाब दिया, आप 10 मिनट बाद कॉल कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 10 मिनट बाद जब विनय जी ने फिर कॉल की तो अधिकारी ने बताया, इन पर 50 लाख रुपये का फाइन और 65 लाख रुपये की ड्यूटी बनती है। फाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप सिंह ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 65 लाख रुपये ट्रांसफर कर देता हूँ। कुछ दिन बाद विनय प्रताप सिंह को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 65 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 65 लाख रुपए कहाँ से लाई। विनय प्रताप सिंह को बहुत चिंता होती है और वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारियों से उनकी बात कराती है और अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में और 1,50,00,000 रुपये की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सिंह तुरंत 1,50,00,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है। वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है और दौड़कर उन्हें गले लग जाती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ कार से मंडी जाते हैं। अगले दिन सोनिया कांगड़ा जाकर अपने सारे दस्तावेज जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वे वापस मंडी लौटते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फ़ोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फ़ोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है, मैंने सारे दस्तावेज सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने बताया कि अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ है और अब मुझसे 75 लाख स्टाम्प ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर मैंने ये रकम नहीं भरी तो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को दिलासा देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान की तरह आए हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है। तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। फिर भी 10 लाख रुपए की कमी रह जाती है तो वे अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंक कर पूछता है, पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ी? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। बेटा 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर देता है। इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में कुल 75 लाख रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फ़ोन नंबर और संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वह इंतजार करते रहते हैं कि सोनिया का कोई फ़ोन या मैसेज आएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें यह समझ में आया कि उन्हें धोखा दिया गया है, तब तक 2-3 दिन बीत चुके थे। वे सोनिया से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि उनका बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह को पैसे खोने का दुख नहीं था। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। यह सोचते हुए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेले जीने लगते हैं। 8 से 10 दिन बाद जब उनके बेटे को उनसे कोई संपर्क नहीं मिलता तो वह तुरंत मुंबई से मंडी आ जाता है। अपने पिता की हालत देखकर उसे शक हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है। जब वह अपने पिता से पूछता है, क्या हुआ पापा? विनय प्रताप सिंह ने अपने बेटे को सोनिया की धोखेबाजी की पूरी कहानी सुनाई। बेटा पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी, लेकिन विनय प्रताप सिंह मना कर दिए। विनय प्रताप सिंह ने कहा, पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। बेटा थाने गया और शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। पुलिस ने विनय प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। दरवाज़ा नहीं खुलने पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा, विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली थी। सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सोनिया पर कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। सुसाइड नोट पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ गए। हर कोई सोचता रह गया कि कैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए न्यौछावर कर सकता है।
दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आजकल प्यार को भी एक व्यापार बना दिया गया है, जबकि प्यार की असली ताकत और महत्व एक पवित्र भावना में है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।